हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल केपी लर्निंग ट्यूटोरियल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको पता ही है ब्रह्मास्त्र लेकर हम लोग चल रहे हैं। उसी सीरीज को कंटिन्यू रखने के लिए आज हम 6 नंबर वाले क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करेंगे। ये बोर्ड 2023 यूपी बोर्ड के लिए है, बच्चों के लिए है। हम बार बार आपसे कह रहे हैं, यदि अदर बोर्ड वाले इस बच्चों ये क्वेश्चन ये सीरीज हमारे देखते हैं, उनको बस लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। बाकी जो उनका क्वेश्चन का लेवल होने वाला है, क्वेश्चन होने वाला है, बाकी चीज़ें वहीं क्या सेम रहेंगी। बस उनको हिंदी और अंग्रेजी के माध्यम में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। यदि आप समझ सकते हैं तो बेहतर है आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग, दो वर्गों का क्षेत्रफल का योग कितना दिया है बाबू? 468 मीटर स्क्वायर। यदि उनके परिमापों का अंतर है 24 मीटर, तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात करनी है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं बाबू। मान लीजिए पहला वर्ग हमारा ये है। वर्ग मतलब क्या? सभी भुजाएं उसकी क्या होती हैं? बराबर होती हैं। और दूसरा वर्ग हमारा ये है। ठीक है, बनाने में थोड़ा गड़बड़ हो सकता है। इसका नाम मान लीजिए ABCD है, इसका PQRS। ठीक है, कह रहा है इनके क्षेत्रफलों का योग। मान लीजिए क्षेत्रफलों का योग निकालने के लिए हमें सबसे पहले इसकी भुजा को ज्ञात करना पड़ेगा। नहीं है तो मान लेंगे। क्या मान लेंगे बाबू? यहाँ आप मान लेंगे, माना ABCD व PQRS वर्गों की भुजाएं क्रमशः x मीटर में है क्षेत्रफल, तो मीटर में ही मान लेंगे, x मीटर तथा क्या y मीटर है। हमें भुजा पता हो गया, तो इसका क्या निकाल लेंगे? क्षेत्रफल। तो ABCD का क्षेत्रफल यहाँ निकालेंगे। चतुर्भुज नहीं, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल A बराबर कितना हो जाएगा? भुजा का स्क्वायर, x माने थे x का स्क्वायर, और दूसरा वर्ग क्या है? यहाँ वर्ग लिख लेते हैं। वर्ग PQRS का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा बाबू? y भुजा है y, तो y का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इतना तो आप समझ रहे होंगे। अब कह रहा है क्वेश्चन में, प्रश्न के अनुसार यहाँ पे कह रहा है दोनों का योगफल, दोनों भुजाओं, दोनों वर्गों के क्षेत्रफलों का वर्ग, यानी कि x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। क्वेश्चन में दिया है 468 मीटर स्क्वायर। ठीक है, दिया है। अब हम क्या करेंगे, इतना हमें पता हो गया। समीकरण 1 मान लीजिए। दूसरी शर्त इसमें क्या रखा है? यदि उनके परिमापों का अंतर, दूसरा हमारा यहाँ से समीकरण बन के आएगा उनके परिमाप। तो पहले वर्ग का परिमाप निकाल लीजिए। वर्ग ABCD का परिमाप क्या होता है? भुजा इंटू होता है क्या? 4। तो 4x हो जाएगा। x माने थे हम भुजा, 4x। और वर्ग PQR का निकालेंगे बाबू। यहाँ पर PQRS का परिमाप कितना होगा? भुजा इंटू सूत्र होता है 4, तो 4 इंटू y। ये हो गया आपका दोनों का। और क्वेश्चन में हमारे क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्वेश्चन के अनुसार है यहाँ से। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दोनों उनके परिमापों का अंतर है 24। पहला परिमाप भुजा वर्ग का कितना आया है? 4x। दूसरे कितना आया है? 4y। और दोनों का अंतर कितना आ रहा है? 24 मीटर। इनमें चाहेंगे दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे? 4 कॉमन ले लेंगे। इसमें से x माइनस वाई बराबर 24 मीटर आ जाएगा। यदि x माइनस वाई हमें यहाँ से चाहिए तो 6 मीटर आएगा।
केवल x चाहिए तो कितना हो जाएगा 6 मीटर माइनस वाई प्लस वाई हो जाएगा। इसे समीकरण 2 मान लीजिए। अब जानते हैं क्या करना है हमें, समीकरण 1 में x के जगह क्या रख देंगे, इतना रख देंगे। क्या रख देंगे बाबू, यहीं से हमारा हल हो जाएगा। चाहेंगे आप तो दूसरे तरीके से हल कर सकते हैं, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा, ये आप कर चुके होंगे। इसे मिटा लेते हैं, नीचे का छोड़ देंगे, बाकी ऊपर के मिटाएंगे। ठीक है, इतना तो आप समझ ही रहे होंगे। वर्ग दिया था, पहला हमें समीकरण यहाँ से क्या ज्ञात था, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर 468 मीटर स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये वर्गों का क्षेत्रफलों का योगफल का था, ये अंतर का है परिमापों के। हम कहे थे समीकरण 1 में 2 का मान रख देंगे। समीकरण 1 में जब 2 का मान रखेंगे बाबू यहाँ से तो x के जगह पे क्या रखेंगे, x बराबर 6m प्लस वाई रख देंगे। समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। अब हमें समीकरण यहाँ पे क्या हो जाएगा आपको, अब हमें समीकरण एक चर राशि में प्राप्त हो जाएगी और यहाँ से हम निकाल लेंगे। एक्स स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, 6m प्लस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468, ठीक है, मीटर स्क्वायर। इसको खोल देंगे, 36m स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12my। चाहेंगे तो यहाँ पे यम को ना लिखें, क्योंकि ये मात्रक है, लास्ट में लिख दिया जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मात्रक को हम नहीं लिखेंगे यहाँ, क्योंकि बार बार एक कैलकुलेशन करने में गड़बड़ी होगी। क्योंकि यहाँ भी तो मात्रक था, अब यहाँ का भी रखने लगेंगे हम, तो हम मात्रक को न लिखकर सिर्फ नंबर को ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या करेंगे, नंबर को ले लेंगे, सिर्फ मात्रक को लास्ट में लिख दिया जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र इसमें लगा देंगे, 36 हो जाएगा प्लस वाई प्लस 12y प्लस वाई का स्क्वायर बराबर 468 लास्ट यहाँ भी मात्रक छोड़ देते हैं। ठीक है, मात्रक हम क्या करेंगे बाबू, एक छोड़ देंगे, सीधे क्या लिखते जाएंगे, लास्ट में मात्रक मीटर में लिख देंगे। यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 2y हो जाएगा ना, अब सॉरी यहाँ पे 36 ऐसे लिख लीजिए, प्लस y और y मिलके 2y स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12y केवल है तो इसे रख दीजिए बराबर 468। ये किस में हो गया, 2y का स्क्वायर प्लस 12y प्लस 36 है, उधर से माइनस 468 ला लीजिए इधर, और इधर क्या हो जाएगा 2। अब ये देखिए अब किस रूप में प्राप्त हो गया, ये आपको पता है द्विघात समीकरण बन गया। 36 468 में से घटा देंगे तो 2 3 1 नहीं हाँ 0 यहाँ पर 432 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया आपका। और द्विघात समीकरण इसे आप हल करेंगे तो y का मान आएगा कितना कितना आएगा बाबू, आपको आंसर मैं बता देता हूँ। y का मान आएगा 12। ठीक है, दो मान आएंगे, एक माइनस में आएगा एक प्लस में, तो माइनस वाले को छोड़ देंगे। फिर x का मान निकाल लेंगे, यहाँ y से मान को किसी समीकरण में रख देंगे, यहीं पे रख देंगे, तो y का मान आपका आ जाएगा 18 और यही होगा आपका आंसर। ये y और x क्या है, अतः वर्गों की भुजाएं कितना x y मतलब एक वर्ग की भुजा 12 मीटर और दूसरे वर्ग की भुजा कितनी होगी 18 मीटर। बस यही तो हमें ज्ञात करनी थी। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर हम क्या करेंगे 2 को देखेंगे। ये 6 नंबर वाले क्वेश्चन है, यदि ये थोड़े लंबे होंगे, इनमें कैलकुलेशन बड़ा होगा, आपको सोच समझ के करना है, स्टेप बाय स्टेप करेंगे, कठिन नहीं होगा, बस आपको समझने की बात है।
ऐसे क्वेश्चन यदि अपने बुक से आप क्या कर लेते हैं, ऐसे क्वेश्चनों को आप अपने बुक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो वहाँ पर आपको जाने के बाद ज़्यादा कठिनाई नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, और यहाँ पे हम आपको मटेरियल दे रहे हैं किस टाइप के क्वेश्चन वाले, उनका लेवल क्या होने वाला है। उसके बाद अपने बुक से ऐसे क्वेश्चनों को, ढेर सारे क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेंगे। उसके बाद आप एग्जाम में इजीली तरीके से कर सकते हैं, आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। आपको यहाँ समझाना पड़ रहा है, अन्यथा इतना टाइम नहीं लगता इस क्वेश्चन को करने में। दूसरे वाले में क्या करना है, हम तो आपको बस हिंट दे रहे हैं, इसमें बहुत कुछ लिखना बाकी था। हमने आपसे कहा था पूरा क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप नहीं सॉल्व करा सकते क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा। 6 नंबर आपको चाहिए तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा इन क्वेश्चनों को। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2 पानी के नल हैं एक साथ एक हौज यानी टंकी को 9 सही 3/8 घंटे में भर सकते हैं। बड़े व्यास वाले नल को भरने में कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है। प्रत्येक नल द्वारा अलग अलग हौज को भरने में समय बताना है कितना लगेगा। कह रहा है 2 नल है, जैसे मान लीजिए टंकी में एक नल होता है, 2 नल एक जगह 2 नल है। कह रहा है कि उसमें दोनों नल को चालू कर दिया जाए और दोनों में से पानी आने लगे टंकी में, खाली है टंकी, उसको भरने में कितना घंटा टोटल लगता है दोनों नलों के द्वारा इतना। कह रहा है एक छोटा व्यास वाला नल है, व्यास वाले का मतलब क्या, नल तो ऐसे होगा ना, एक कम व्यास है मतलब इसकी जो चौड़ाई है कम मोटा वाला व्यास एक है छोटा, एक ज़्यादा है ये कम है। तो दोनों जब यहाँ से पानी फेंकेंगे बाबू तो इसमें ज़्यादा पानी निकलेगा, इसमें से कम निकलेगा। तो ही बड़े व्यास वाला जो नल है वो यदि अकेले भरता है उस टंकी को, और छोटे वाला व्यास वाला नल यदि अकेले भरता है तो दोनों का जो अंतर होगा टाइमिंग का कितना होगा, 10 घंटा आ रहा है। मतलब ये इसको 20 घंटा में मान लीजिए भरता है तो ये कितना 30 घंटा में भरेगा, क्योंकि इस वाले नल को कम्प्लीटली टंकी को भरने में जितना समय लगेगा इससे 10 घंटा बड़े वाले नल वाले बड़े वाला व्यास जो है इस वाले नल को 10 घंटा कम लगेगा। तो इसी हिसाब से ये 10-20 नहीं आएगा आंसर, बस आपको समझने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे। माना क्या करते हैं, माना छोटे व्यास वाले नल को भरने में x घंटा लगता है। कितना घंटा लगता है, x घंटा लगता है। तो बड़े वाले को कितना लगेगा, बड़े वाले नल को भरने में लगा समय, ये x घंटा में भरता है तो दूसरे वाले बड़ा वाला कितना भरेगा, इससे 10 घंटा कम लग गया। यही ना क्वेश्चन कह रहा था, 10 घंटा कम, बड़े व्यास कम व्यास वाले नल से 10 घंटा कम समय लगता है बड़े व्यास वाले का, तो 10 उसमें से घटा देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब कह रहा है कि अब हम क्या करेंगे, अलग अलग निकालना है। तो यहाँ से हमें समीकरण निकालना पड़ेगा। उसके लिए आप क्या करेंगे, दोनों नल का अलग अलग क्या निकालेंगे, एक दिन का कार्य निकालें, 1 घंटे का कार्य निकालें। क्या निकालेंगे, 1 घंटे का कार्य। तो यहाँ पे लिखेंगे छोटे नल द्वारा 1 घंटा में किया गया कार्य कितना हो जाएगा बाबू, 1/x हो जाएगा कि नहीं। कार्य में कितना समय लगेगा, इतना समय लगेगा। और दूसरा बड़े उसी तरह निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/x - 10। और हमें टोटल समय क्वेश्चन में दिया है कितना है, इतना घंटा लगता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हौज को कम्प्लीटली, हौज को पूरा भरने में
पूरा भरने में कितना समय लगता है? पूरा भरने में समय लगता है कितना? 9, पूरा भरने में 9 सही 3/8 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से क्या निकालेंगे? 1 घंटा में कार्य। 1 घंटा में कार्य कितना हो जाएगा? इसको हल करेंगे आप, 9×8 = 72, 3 × 75। तो 1 घंटा में कितना भरेगा? 1 घंटा में पूरा भरने में इतना समय लगता है, तो 1 घंटा को भरने में 1 घंटा में कितना कार्य करेगा? एक पहले था 9 इतना, तो ये हो जाएगा 75 इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं, 9 सही 3/8 है, तो इसको 75/8 लिख सकते हैं। तो अब ये क्या होगा? 8/75 हो जाएगा। कैसे? देखिए, पूरा समय भरने में जैसे आप वहाँ एक क्वेश्चन पढ़े होंगे पीछे चैप्टर में कि 2 मजदूर एक दिन में इतना काम करते हैं, 3 मजदूर एक दिन में इतना, अकेले इस काम को इतने दिन में कंप्लीट करता है, वैसी टाइप पे आधारित है। तो हम पूरा टंकी को भरने में इतना समय लगता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा? इसका इतना टोटल समय हो गया, कार्य हो गया। 1 घंटे में कितना कार्य होगा यहाँ से वो निकालेंगे। तो अब हमें टोटल समय पता चल गया और अलग अलग समय दोनों दिया था। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर यहाँ पे आप ऐसे कर लेंगे क्या? 1/x + 1/x - 10 = टोटल समय हमारा कितना आ रहा है? 75। 1 घंटा में किया गया छोटे नल द्वारा कार्य और बड़े व्यास वाले नल द्वारा किया गया 1 घंटा में कार्य कितना समय लगता है उस पूरा कंप्लीट करने में? 1/x। मान लीजिए उस टंकी को छोटा नल जो है कितना 1/x समय में भरता है, दूसरा इतना समय भरता है, तो टोटल समय कितना है आपके पास? इतना है। तो आप क्या कर लेंगे? इस दोनों को हल कर लेंगे, एलसीएम लेके यहाँ से निकलेगा आपका क्या निकल जाएगा? एलसीएम ले लेंगे, त्रियक गुणा करेंगे पहले। मान लीजिए हम कुछ प्रोसेस कर देते हैं। आप मान लीजिए ये इसके नीचे बनेगा, चाहे तो आप यहाँ इसको मिटा भी सकते हैं। चलिए थोड़ा द्विघात समीकरण बना के आपको दे देंगे तो आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन है, एग्जाम में आने वाला। ठीक है, एक बार में नहीं आता, 2 बार आप क्वेश्चन लगाएंगे तो आसानी से आ जाएगा। 1/x लिखा है + 1/x - 10 = 8/75। यहाँ से एलसीएम लेंगे, यही ना होगा। यहाँ से इसको भाग देंगे, ये बचेगा x - 10 प्लस इससे भाग देंगे तो ये बचेगा x = 8/75। ये कर दीजिए 2x - 10/x² - 10x। x का गुणा कर देंगे नीचे 8/75। ठीक है, अब त्रियक गुणा कर लेंगे। यहाँ क्या कर लेंगे बाबू? त्रियक गुणा तो हो जाएगा 75 दूनी 150 x प्लस -750 बराबर 8x² - 80x। ये नहीं हो जाएगा आपके पास? इसको सॉल्व कर लेंगे आप। 8x² - 80x उधर है, ये वाला उधर जाएगा। ठीक है, इस पक्ष को हम उधर ले जा रहे हैं और लिख रहे हैं सब एक तरफ। 8x² हो गया, 8 - 80x हो जाएगा। ये वाला उधर जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 150x। ये प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो 750 = 0। इसको हल कर लेंगे आप। 8x² माइनस ये दोनों माइनस है तो कितना हो जाएगा? 230 प्लस 750 = 0। इतना को हल कर लेंगे आप तो ये यहाँ से आपका आंसर क्या आने वाला है? जब आप हल करेंगे
तो आंसर आपका आ जाएगा 15 घंटा और 25 घंटा। छोटे नल को 15 घंटा भरने में समय लगेगा और बड़े नल को 25 घंटा। आपका यही क्या होगा, यहाँ आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर पूरा सॉल्व नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा और अपने पास उतना टाइम है नहीं, और क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को रिवाइज करा देना है, इसलिए आपको हमने हिंट दे दिया, बाकी काम आप खुद करेंगे। आप जानते ही हैं, ऐसा नहीं है कि एकदम नहीं जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, क्या देख लीजिए। कह रहा है दो बिंदुओं इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मान लीजिए यहाँ बिंदु एक है ए, एक बिंदु यहाँ है बी। कह रहा है ये एक रेखाखंड है, इसका निर्देशांक आपके पास है 2, -2 और इसका है -7, 4। कह रहा है इसको जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं। समत्रिभाजित का मतलब क्या, ये 3 बराबर भागों में बटा है। यहाँ मान लीजिए बिंदु P है, यहाँ Q है, जहाँ यहाँ से लेकर यहाँ जितना दूरी होगा, यहाँ से लेकर यहाँ जितना दूरी होगा और यहाँ से लेकर यहाँ जितना दूरी होगा, ये तीनों दूरी आपस में क्या होंगे, मान लीजिए 1, तो तीनों दूरी आपस में क्या होंगे बाबू, बराबर होंगे। तो हम सबसे पहले P का निर्देशांक निकालेंगे। P का निर्देशांक आप कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आपने पढ़ा होगा अंतःखंड का अंतःविभाजित करने वाले सूत्र को, क्या पढ़ा होगा, यदि AB रेखाखंड को बिंदु P विभाजित करेगा तो किस अनुपात, तो अनुपात क्या बनता है, यहाँ से ये 1 है तो यहाँ से लेके ये पूरा कितना बनेगा, आप 2 बनेगा कि नहीं बनेगा। ये 1 भाग है तो ये 2 भाग है, तो एक संबंधे विभाजित करता है, करेगा, तो अनुपात 1 संबंधे कितना होगा, 2 होगा कि नहीं होगा। ये बिंदु P है, यहाँ से 1 है, ये 2 मात्र, तीनों बराबर है जब, तो इसको हम 1 मान लेते हैं, तो एक संबंधे 1 यह क्या है, 1 भाग है, यह 2 भाग है, तो 1 संबंधे 2 के अनुपात में विभाजित है रेखाखंड यदि बिंदु P को लेते हैं। तो यहाँ से यम संबंधे n का मान 1 संबंधे 2 हो गया। x एक बिंदु है P, इसका निर्देशांक दिया है, तो आप P का निर्देशांक के लिए फार्मूला क्या जानते हैं, mx2 + nx1 बटे m + n, और y वाला निकालना चाहेंगे तो my2 + ny1 बटे m + n, यही ना होगा। ये हमारा क्या है, x1 y1 है और ये x2 y2 है। यहाँ से सबका मान रख देंगे, m का मान ये है, n का मान ये है, और x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। ये निकालेंगे जब आप, तो P का मान निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से जब a निकालेंगे, किसका मान निकलेगा, P का मान निकलेगा, और कितना आएगा मैं आपको क्या करता हूँ बता देता हूँ। यहाँ से P का निर्देशांक आप निकालेंगे तो -1, 0 आएगा, ठीक है। अब उसी तरह जब यहाँ क्या करेंगे, रेखाखंड AB पर Q का निर्देशांक निकालना चाहेंगे आप, तो लिखेंगे रेखाखंड, यदि रेखाखंड AB को बिंदु Q किस अनुपात में विभाजित करेगा, अब क्या होगा, ये 2 भाग हो गया, अब यहाँ से यहाँ तक कितना भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना भाग हो गया, 1 भाग हो गया। अब ये रेखाखंड रेखा AB को बिंदु Q 2 संबंधे 1 के अनुपात में क्या करेगा, विभाजित करेगा।
जब एक संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित करेगा तो हम ऊपर लिख लेते हैं, जगह थोड़ी कमी है, यहाँ पे इसको मान लिखेंगे तो P वाला निकल जाएगा। ठीक है, मिटा देते हैं यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए यहाँ छोड़िए, पहले यहाँ से यम और यन हमारा निकल गया कितना, 2 संबंधे 1। इस बार यम और यन का मान 2 संबंधे 1 रहेगा। और बिंदु A और B का निर्देशांक यहाँ से दिया ही है। अब इस बार भी x1 और y1 यही रहेगा, x2 y2 ये रहेगा। सेम चीज़ें करना है, बस अनुपात का मान बदलेगा। और इसमें से जब x निकालेंगे आप फार्मूला रख के, यही वाला फार्मूला, फिर y वाला निकालेंगे यहाँ पर, तो q का जो निर्देशांक आने वाला है आपका निकल के, वो आने वाला है -4,2। कितना आने वाला है बाबू, -4,2। बस कुछ नहीं करना है। और इस बार अनुपात बदल जाएगा, A और B तो वही रहेंगे, दोनों रेखाखंड। क्यों इस बार इसको भूल जाइए, एक बार इसको भूल लेना है, इसको भूलना है, एक बार इसको भूल जाइए, सिर्फ ये रखिए। और अनुपात कितना बनेगा, 2 संबंधे 1, और A और B वही रहेंगे, ये x1 y1, ये x2 y2, इसमें रख देंगे, आपका मान निकल जाएगा। ठीक है, आप इतना समझ गए होंगे। बहुत सरल है, कठिन नहीं है, एकदम बस आप समझ लेते हैं, एकदम सरल है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4 देख लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है एक नदी के पुल के एक बिंदु से नदी के सम्मुख किनारों के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश है। यदि पुल के किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है, यदि पुल किनारों से 3 मीटर की ऊंचाई पर है तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करना है। मान लीजिए क्या है, ये हमारा पुल है, ठीक है, यहाँ से ऐसे नदी बह रही है, ये हमारा क्या है बाबू, पुल है, ये है पुल। बने पुल जैसा है नहीं, आप मान लीजिए पुल तो यहाँ बन नहीं पाएगा इतना जल्दी। ठीक अब इसको क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है पुल के एक बिंदु से किनारों के अवनमन कोण, यह मान लीजिए एक किनारा इधर है, एक किनारा इधर है, पुल का कोई तो ऐसे भाग होगा, यहाँ से अवनमन कोण मतलब क्या, आदमी यहाँ पर खड़ा है, जब आदमी यहाँ से खड़ा होकर किसी नीचे स्थित वस्तु को देखता है तो क्या अवनमन कोण बनता है। तो यहाँ वाला जो कोण है ये कितना है, इधर वाला 30 है और इधर वाला 45। ठीक है, ये 30 अंश है, ये 45 अंश। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, किनारों से, कहाँ से, किनारों से जहाँ पुल की स्थित बिंदु की ऊंचाई कितना दिया है, 3 मीटर। कितना दिया है बाबू, 3 मीटर। यानी ये मान लीजिए A है, ये B है, अवनमन कोण और नीचे स्थित यहाँ जो कोण होगा वो क्या होगा, सेम होगा। उन्नयन कोण यहाँ का, यहाँ भी 45 डिग्री हो जाएगा और इधर भी 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अवनमन कोण यहाँ पर उन्नयन कोण की क्या होगा, बराबर होगा। ये 45 है तो ये भी 45, यहाँ पे 30 से बन रहा है ऊपर, यहाँ से देखने में तो यहाँ पे 30 अंश हो जाएगा। और दोनों किनारों से जो यहाँ पानी का लेवल है, यहाँ से पुल की ऊंचाई कितना दिया है बाबू, 3 मीटर। तो आपको A से B की दूरी बताना है। यहाँ पे मान लीजिए A स्थित है, यहाँ पर O मान लीजिए। ठीक है, ऐसा बन गया फिगर। अब करना क्या है आपको, इसमें से बस आपको फार्मूला निकाल देना, लगाना है, बस आंसर आ जाएगा आपका। इसमें हम क्या करेंगे, अलग अलग त्रिभुजों को लेंगे। ठीक है, हमें ये ज्ञात नहीं है, यही तो ज्ञात करना है। AB हमें क्या करना है, क्वेश्चन में ज्ञात करना है, तभी दो किनारों के बीच की दूरी निकल जाएगी। ठीक है, और H का मान यहाँ दिया है 3 मीटर। अनुमान को त्रिभुज इस वाले को पहले लेते हैं, त्रिभुज AO यहाँ पे मान लीजिए A है, यहाँ पे C है। ठीक है, त्रिभुज AOC में tan थीटा लगाएंगे आप। tan थीटा बराबर 30 अंश है, थीटा का मान पहले वाले कोण में थीटा का मान 30 डिग्री रखेंगे
और tan t sin बराबर लंब बटे आधार होता है, यहाँ 3 मीटर है बटे इसको ज्ञात करना है तो इसको रहने देंगे। तो यहाँ से tan थीटा का मान 1 बटे करोड़ी में 3 बराबर 3 मीटर बटे AO, हमें AO की मान निकालनी है। तो यहाँ से AO बराबर क्या निकाल लेंगे 3√3 मीटर, यही ना होगा त्रिज्या गुणा करने पर। अब उसी तरह दूसरे त्रिभुज को ले लेंगे यहाँ बाबू। अब दूसरा त्रिभुज यहाँ पे क्या आपका बनने वाला था, ये BOC त्रिभुज BOC में इसमें भी tan थीटा लगाएंगे। तो अब tan थीटा यहाँ पे लगाएंगे, थीटा का मान इस बार कितना होगा 45 डिग्री है, 45 डिग्री इक्वल टू लंब बटे आधार, यहाँ भी लंब दोनों में सेम ही है तो यहाँ भी 3 मीटर ही रखने वाले हैं हम। और BO, हम BO को ज्ञात करना है इसलिए इसकी वैल्यू BO के रूप में ही रख देंगे। tan 45 अंश का मान 1 होता है, 1 बटे 1 रख लीजिए। 1 बटे 1 क्यों नहीं लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, मान लीजिए 1 है। और 3 मीटर है इसको रख लीजिए। और BO, अब यहाँ पे त्रिज्या गुणा करने के लिए किसी नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। अब त्रिज्या यहाँ गुणा कर लेंगे तो क्या निकलेगा BO बराबर क्या निकलेगा बाबू 3 मीटर। ये समीकरण 2 हो गया। आप ये देख रहे हैं AO और BO, AO और BO को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा AB, AO प्लस BO मिलाएंगे या OB मिलाएंगे तो AB मिलेगा। यही तो हमें ज्ञात करना था, मतलब क्या AO और BO को जोड़ दें तो क्या निकल जाएगा AB, और AB क्या है एक किनारा है A और एक किनारा है नदी का B, ये क्या था ये नदी था। तो यहाँ से आप दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो AO का मान है 3 करोड़ी में 3 मीटर प्लस BO का मान है 3 मीटर। ठीक है, आप यहाँ से निकालना चाहेंगे तो कितना आ जाएगा, दोनों में से 3 कॉमन ले लीजिए तो √3 + 1 मीटर, यही दो किनारों के बीच की दूरी हो गई, यही हमें निकालना था। ये कंप्लीट हो गया। बाकी चीज़ें कुछ हमने लिखा नहीं, हम बार बार आपको बता रहे हैं कि हिंट है, आप इसे समझ लेंगे। बाकी चीज़ें जो क्वेश्चन में दिया उसे आप लिख लेंगे बाकायदे, आराम से आ जाएगा। बस हम आपको यहाँ क्वेश्चन को हिंट दे रहे हैं कैसे लगाना है, आगे देखेंगे हम आप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचे लाइट हाउस के शिखर से देखने पर 2 समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 अंश तथा 45 अंश है। यदि लाइट हाउस के एक और एक जहाज तथा ठीक पीछे दूसरा जहाज स्थित हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी हमें क्या करनी है बतानी है। देखो बाबू ये ऊंचाई दूरी का क्या है क्वेश्चन है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके पास क्या इसके फिगर को बनाना। यदि आप इसके फिगर को सही से बना लेते हैं तो आप क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं। सब मेन काम इसमें क्या है फिगर को बना लेना। और हम आपसे कहेंगे यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि ऐसे वीडियो आपके पास पहुंचते रहें। और ठीक है, यदि आप हमसे जुड़े रहते हैं तो ऐसे बहुत सारे जानकारी वाले वीडियो आपको मिलते रहेंगे। आज हमारा सेट 1 6 नंबर वाले 6 नंबर वाले 2023 बोर्ड एग्जाम में प्रैक्टिस करा रहे हैं। अब हम क्या फिर से बहुविकल्पी के सेट 2 लेकर आएंगे। उसी तरह जब तक एग्जाम आपके कंप्लीट नहीं हो जाते हैं ऐसे हम क्वेश्चनों को लाते रहेंगे। ये क्वेश्चन कुछ मेरे द्वारा बनाया गया है और कुछ क्या मतलब जैसे इसमें पूरे क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन मेरे बनाए गए हैं बुक से, और बाकी आपके पिछले एग्जाम के ही क्या हैं ये सब क्वेश्चन हैं। इसलिए आप हमसे जुड़े रहते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, नुकसान नहीं होगा, आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। बाकी हम टेलीग्राम के बारे में आपको बताए थे, वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। टेलीग्राम ऐप को आप क्या करिए ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ से आप किसी भी सब्जेक्ट का किसी भी टाइम 10 मिनट के अंदर आपको हमारे टीचर आपको ऐड करेंगे आप अपने से, और आपके क्वेश्चन का डाउट का सल्यूशन आपके सामने तुरंत।
ठीक है। इसलिए एग्ज़ाम से पहले यदि आप हमारे चैनल से जुड़ते हैं तो आपको बहुत सारे फायदे होने वाले हैं। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। समुद्री तल से 75 मीटर ऊंचा है, मतलब मान लीजिए ये समुद्र का तल है, ठीक है। यहाँ से 75 मीटर क्या ऊंचा, इसकी ऊंचाई कितनी है बाबू 75। ये लाइट हाउस, लाइट हाउस का मतलब क्या, ये लाइट का खंभा है एक तरह समझ लीजिए। कह रहा है इतने इसके शिखर से, ये लाइट हाउस है, इसके शिखर से देखने पर समुद्री जहाजों के अवनमन को, एक जहाज ठीक इधर है इसके और दूसरा जहाज ठीक क्या है इधर है। कह रहा है इसके अवनमन को, इसको यदि हम ऐसे कर लेते हैं आप, तो यहाँ का जो एंगल है, मान लीजिए इस जहाज की बात कर रहे हैं, एक जहाज यहाँ पे है बिंदु ए मान लीजिए, एक जहाज यहाँ पर है आपका और दूसरा जहाज किधर है इधर है। ये हमारा क्या है, ये हमारा लाइट हाउस, क्या है लाइट हाउस, ठीक है। ये लाइट हाउस वाला खंभा है, 75 मीटर इसकी ऊंचाई है। एक जहाज यहाँ पर है बाबू, कह रहा है यहाँ से देखने पर इस जहाज का अवनमन कोण 30 अंश है। तो अवनमन कोण 30 अंश है तो इधर वाला कोण भी तो आपका 30 उन्नयन कोण हो जाएगा। और इस जहाज को देखने पर 45 डिग्री एंगल यहाँ पे बन रहा है अवनमन कोण, तो उन्नयन कोण भी बराबर होगा। हमने चित्र ऐसा क्यों बनाया, यदि कह रहा है एक जहाज लाइट हाउस के एक तरफ है तो ठीक एक उसके पीछे है। मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो यहाँ पे देखते हैं ये आगे का हिस्सा है, ये आगे की तरफ है, तो ये वाला क्या है पीछे की तरफ है जहाज, ठीक है। कह रहा है कि अब क्या कह रहा है, इन जहाजों के बीच की क्या करना है दूरी आपको बतानी है। समुद्र तल है, पानी का लेवल है सेम होगा, यहाँ से यहाँ तक की जो होगी रेखा क्या होगी बराबर होगी। सॉरी ये खींचने में तिखा हो जा रहा है, आप लोग इसको थोड़ा मैनेज कर लेंगे, ये तीखा नहीं होगा, एकदम सेम होना चाहिए। ये नीचे बाकी क्या है समुद्र है, ठीक। आपको क्या निकालना है, ए से बी की दूरी, ए बी निकालना है। यहाँ पर ए से बी की, ए बी निकाल देंगे आप, दो जहाजों के बीच की दूरी निकल जाएगी। ये आपको पता हो गया, ठीक है। ये समकोण त्रिभुज है, सीधे है तो हम त्रिभुज इसका नामकरण कर देते हैं, यहाँ सी लिख देते हैं, यहाँ डी लिख देते हैं। त्रिभुज सी डी बी में इस त्रिभुज की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से सी क्या निकालेंगे, tan थीटा बराबर निकालेंगे, लंब बट्टे क्या होता है बाबू आधार होता है। तो लंब थीटा का मान इस क्वेश्चन में क्या दिया है 45 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे tan 45 बराबर लंब क्या है 75 मीटर और आधार हमें ज्ञात ही करनी है, तो इसे रख लेंगे ऐसे ही, 1/1 हो जाएगा, ये 75 tan थीटा, tan 45 अंश का मान 1 है। BD, यहाँ से BD आप निकाल लेंगे तो कितना आ जाएगा बाबू 75 मीटर आ जाएगा। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। इतना आपको समझ में आया। उसके बाद क्या करना है, समीकरण त्रिभुज दूसरे वाले में, चलिए इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे इस बार। तो इसमें त्रिभुज CDA में कुछ भी नाम रख सकते हैं आप, CDA से क्या होगा, थीटा का मान इसमें कितना रखेंगे 30 डिग्री, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा, लंब यहाँ भी वही रहेगा 75 मीटर ही, और नीचे कितना है कुछ नहीं है, तो उसका मान ज्ञात ही करना है, उसे ऐसे रख लेंगे। तो यहाँ से 1/3 में 3 हो जाएगा tan 30 अंश का मान, और ये 75 मीटर है और AD हमें ज्ञात ही करनी है, तो ये गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, AD बराबर यहाँ से अब बाबू हो जाएगा 75 में 3 मीटर। ये समीकरण 2 है। आप जान रहे हैं AD और BD को जोड़ेंगे, AD प्लस BD जब करेंगे आप तो क्या निकलेगा AB, और यही क्या है दो जहाजों के बीच की दूरी है। मतलब AD का मान यहाँ से रख दीजिए 75 √3,
मीटर प्लस BD का मान यहाँ से रख दीजिए, कहाँ आया था, BD का मान यहाँ है, AD का मान यहाँ, BD का मान है, यहाँ पे 75 मीटर, दोनों में से 75 मीटर 75 कामन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 + 1 मीटर। ठीक है, यही क्या होगा, दो जहाजों के बीच की दूरी आंसर हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया। और आज के लिए बस यहीं तक। ठीक है, आगे हम अब बहुविकल्पी का सेट 2 लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। यदि आप हमसे जुड़े हैं तो जुड़े रहिए, और अब और लोगों को चैनल के बारे में बताइए ताकि और बच्चों की मदद हो पाए। यहाँ पर हम लोग आप लोगों के लिए बेहतरीन जानकारी लाने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। यदि आप लोग वीडियो को नहीं देख पाएंगे तो हम लोग के इतने मेहनत का कोई मतलब नहीं है। इसलिए हम आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको देखें, प्लस अपने पेपर्स ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को क्या करें, प्रैक्टिस करें। बुक में ऐसे क्वेश्चनों को क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे। आप यहाँ से मेरे एक क्वेश्चन को आप किए हैं, बाकी आप घर पर अपने बुक में ऐसे दिए गए क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेंगे, ताकि आपके ऐसे आने वाले क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो जाए, आसानी से समझ में आ जाए। इसका यदि आप फिगर बना लेते हैं तो आंसर क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं होता है, केवल ये फिगर ही सबसे मायने रखता है इसमें। तो आज का वीडियो यहीं तक। ठीक है, वीडियो क्लास तक देखने के लिए धन्यवाद।